अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद आबाद रखे। विवर्स, एजोस्पर्मिया और एस्पर्मिया, क्या ये दोनों एक ही मर्ज के दो नाम हैं कि नहीं? ये दो मुख्तलिफ नाम हैं। ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि बेचारे बाज लोगों को होता एस्पर्मिया है, लेकिन वो उसको समझ रहे होते हैं कि हमें एजोस्पर्मिया है। आज मैं आपको एस्पर्मिया के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, और साथ में होम्योपैथिक में इसका क्या सद्भाव हो सकता है, इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। एस्पर्मिया, एस्पर्मिया क्या होता है और एजोस्पर्मिया क्या होता है? अव्वल तो ये जान लें, एस्पर्मिया होता है कि होशियारी भी आती है, यानी एरेक्शन होती है, इंटरकोर्स भी भरपूर हो जाता है, लेकिन जब मरीज एजेकुलेट यानी उसका इंजाल होता है तो उसमें कुछ भी नहीं आता, यानी स्पर्म उसमें नहीं होते, तो इसको हम ड्राई एजेकुलेशन भी कहते हैं। ठीक है। एजोस्पर्मिया में होशियारी भी आती है, एजेकुलेशन भी होती है, स्पर्म भी उसमें यानी जो सीमन है वो निकल आता है, लेकिन उसमें औलाद पैदा करने वाले जरासीम नहीं। एस्पर्मिया को इसलिए आप लोग समझें क्योंकि बाज़ औक़ात पेशेंट एस्पर्मिया में होता है, लेकिन वो अपने आप को एजोस्पर्मिया का पेशेंट समझता है। एस्पर्मिया ड्राई एजेकुलेशन, यानी कोई एजेकुलेशन उसका वो इम्पल्स आ जाता है लेकिन कुछ निकलता नहीं है। ठीक है। अब इसकी अगर हम वजूहात देखें तो दो मेजर वजूहात इसकी सामने आती हैं और कुछ माइनर इसकी जो वजूहात हैं वो भी हैं। मेजर में क्या आता है? रिट्रोग्रेड एजेकुलेशन, ये एक वजह होती है कि स्पर्म आ जाते हैं लेकिन वो यूरिथ्रा की तरफ जाने के बजाय उसकी तरफ चले जाते हैं, ब्लैडर की तरफ। जब ब्लैडर की तरफ चले जाते हैं तो पेशेंट को ड्राई एजेकुलेशन होती है, उसकी कोई एजेकुलेशन नहीं होती, अगर हो भी जाए तो ½ ml से भी कम होता है। ठीक है। दूसरी बड़ी वजह जो है वो है एजेकुलेटरी डक्ट जो होता है, जिसके जरिए स्पर्म आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बंदिश होती है, रुकावट होती है। तो ये दो जो हैं ये मेजर हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट के मसाइल हों, प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाए, प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, प्रोस्टेट का कैंसर हो जाए, प्रोस्टेट की कोई सर्जरी हो जाए, तो इसकी वजह से भी एस्पर्मिया हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं तो उनको भी एस्पर्मिया हो सकता है। ऐसे लोग जिनको बार बार यूटीआई की शिकायत होती हो तो उनको भी एस्पर्मिया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा नर्व्स लेवल पर भी प्रॉब्लम हो, जैसे पार्किंसनिज्म है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट हैं, तो उनको भी एस्पर्मिया हो सकता है। इसके अलावा टेस्टिकुलर इंजरी, ये बहुत अहम होता है कि अगर टेस्टिस पर कोई इंजरी हो जाए जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए और वहां जो एजेकुलेटरी डक्ट है वो बंद हो जाए तो उनको भी एस्पर्मिया हो सकता है। इसके अलावा शुगर के पेशेंट जो हैं उनको भी एस्पर्मिया हो सकता है। और इसके अलावा जिन लोगों को स्पाइनल इंजरी हुई हो या यानी स्पाइनल कॉर्ड पर कहीं इंजरी हो, लोअर वर्टिब्रल कॉलम में रीढ़ की हड्डी में कहीं इंजरी हुई हो, तो उन लोगों को भी एस्पर्मिया हो सकता है। इसकी अलामत क्या है? सबसे पहली अलामत तो यही है कि पेशेंट जब एजेकुलेट होता है, जो इम्पल्सेस आते हैं कि मैं अब फारिग हो रहा हूँ, इंजाल हो रहा है, तो उसमें कुछ निकलता नहीं है, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी या मर्दाना पांचपन हो जाता है। दूसरा, इन लोगों के
टेस्टिस में पेन होता है, स्क्रूटम में पेन होता है, इनके यूरिथ्रा में पेन होता है। ये जब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पेशाब करते हैं तो वो गदला सा आता है, क्योंकि रेट्रोग्रेड जो एजेकुलेशन है वो सीमन ब्लैडर में चला जाता है, फिर जब पेशेंट पेशाब करता है तो उसमें सीमन मौजूद होता है। विवर, तो ये थी कुछ वजूहात और चंद एक इसकी अलामात। अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं और होम्योपैथिक का हम रोल देखते हैं कि क्या रोल है। होम्योपैथिक में हम अपने पेशेंट का अलसेफ होम्यो में उसके बाद उससे हिस्ट्री लेते हैं। अगर उसको टेस्टिकुलर कोई इंजरी हुई है, टेस्टिकुलर कोई और प्रॉब्लम है जैसे हाइड्रोसेल है, वेरिकोसिल्स हैं, तो इसमें हम जाते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि भाई आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस तो आप लोग को नहीं हुई। इसके अलावा मयाज़म एक बहुत कलीदी किरदार अदा करता है इस टाइप के मरीजों में। फिर हम मरीज का मयाज़म मालूम करते हैं और उसके मुताबिक अद्वियात देते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन के लिए होम्योपैथिक के बेहतरीन रेमेडीज हैं तो वो हम यूज़ कराते हैं, और जब हम मरीज के आलामात के मुताबिक अद्वियात देते हैं तो मरीज कुछ ही अरसा में नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि वो कोई एजोस्पर्मिया का पेशेंट तो होता नहीं है। जब उसकी एजेकुलेशन सही होना स्टार्ट हो जाती है तो ऐसे मरीजों की जो मर्दाना भांजपन है वो ख़त्म हो जाती है। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।